हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट एकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपको रेस्क्यू 1122 का फिजिकल टेस्ट पास करने का आसान तरीन तरीका बताया जाएगा। आपको वो तमाम टिप्स बताई जाएंगी, वो तमाम ट्रिक्स बताए जाएंगे जिन पर अमल करके आप आसानी से रेस्क्यू 1122 का फिजिकल टेस्ट पास कर सकेंगे। रेस्क्यू 1122 के फिजिकल टेस्ट के तमाम मराहिल आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे, किस मरहले में क्या होगा और किस किस तरह से आपने इन तमाम मराहिल को कामयाबी से पास करना है। वीवर्स, नोट कर ले, ई टेस्ट एकेडमी का ये वाहिद ई टेस्ट यूट्यूब चैनल है जहां पर आपको रेस्क्यू 1122 का तमाम डाटा मिलेगा, चाहे वो रिटन टेस्ट है, चाहे वो फिजिकल टेस्ट है, चाहे वो इंटरव्यू है। ए टू जी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि ई टेस्ट एकेडमी या ई टेस्ट यूट्यूब चैनल के अलावा कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर कैंडिडेट्स को 100% गारंटी के साथ डाटा प्रोवाइड किया जाए। इसके अलावा रिसेंटली जो रेस्क्यू 1122 का तहरीरी इम्तिहान हुआ है उसका तकरीबन 50% पोर्शन ई टेस्ट एकेडमी के नोट्स में से, ई टेस्ट यूट्यूब चैनल की वीडियोस में से, ई टेस्ट वेबसाइट के डाटा में से आया है। इसलिए आने वाले वक्त में आप किसी भी तहरीरी इम्तिहान के लिए ई टेस्ट एकेडमी पर आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आज की इस वीडियो में आपको रेस्क्यू 1122 फिजिकल टेस्ट के तमाम मराहिल को क्लियर करने के तमाम टिप्स बताए जाएंगे। नोट कर लें, जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको तहरीरी शक्ल में भी मुहैया की जाएगी और उसके साथ साथ आपको बोल कर भी मुकम्मल वजाहत के साथ एक एक पॉइंट को समझाया जाएगा। इसलिए इस मुकम्मल वीडियो को देखें। इंशाल्लाह ताला इस मुकम्मल वीडियो को देखने के बाद आप महसूस करेंगे कि आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ों का पता चला है जो आपको पहले नहीं पता थी। अगर ये चीज़ें आपको पता ना होती तो हो सकता है आप रेस्क्यू 1122 का फिजिकल टेस्ट पास ना कर सकते। इसलिए इस मुकम्मल वीडियो को देखें ताकि आपको तमाम पॉइंट्स के बारे में, तमाम मराहिल के बारे में पता चल सके। अगर आपको पता होगा तो आप आसानी से उसे क्लियर कर सकेंगे। बहुत से कैंडिडेट्स तो इसलिए फेल हो जाते हैं कि उनके जहन में फोबिया होता है, पता नहीं क्या होगा, फिजिकल टेस्ट पता नहीं कैसे पास होगा, पता नहीं ये क्या बुला है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप इस एक वीडियो को देख लेते हैं तो आपको ऐसे ही लगेगा इस वीडियो को सुनते हुए, देखते हुए कि आप फिजिकल टेस्ट में ही शामिल हैं। हमारी ये वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी क्योंकि हमारा मकसद आपका टेस्ट पास करवाना है। अगर आप रेस्क्यू 1122 का फिजिकल टेस्ट पास करना चाहते हैं तो आपको ये लंबी वीडियो देखनी पड़ेगी, आपको ये तमाम बातें सुननी पड़ेंगी, क्योंकि इन्हें सुनने से ही आपके तमाम मराहिल आसानी से क्लियर हो सकेंगे। चलते हैं और इसे स्टार्ट करते हैं। वीवर्स, सबसे पहले मैं आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दूं कि रेस्क्यू 1122 के फिजिकल टेस्ट में कौन कौन से मराहिल हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपके पास कौन कौन से ज़रूरी कागजात होने चाहिए फिजिकल टेस्ट में शामिल होने के लिए। दूसरे नंबर पर आपका लिबास, आपका गेटअप कैसा हो। तीसरे नंबर पर ये कि फिजिकल टेस्ट के मुकाम पर पहुंचने से मुतल्लिका मालूमात हम आपको देंगे। चौथे नंबर पर दौड़ने का तरीका और दौड़ते हुए जरूरी एहतियातें ये आपके साथ डिस्कस की जाएंगी, जो कि निहायत अहम पॉइंट्स हैं। इन तमाम पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आसानी से आप इस दौड़ को पास कर लेंगे। उसके बाद आपके कद की पैमाइश होगी, छाती की पैमाइश होगी, वजन की पैमाइश होगी। ये तमाम मराहिल किस तरह से होंगे, कद कितना होना चाहिए, छाती किस तरह से मेजरमेंट की जाएगी, वजन के क्या मामलात हैं, वजन ज्यादा हो तो क्या होगा, कम हो तो क्या होगा। ये तमाम चीजें स्टेप बाय स्टेप आपके साथ डिस्कस की जाएंगी और साथ साथ आपको टिप्स भी दिए जाएंगे। अगर आपका कद छोटा है या आपकी छाती कम है या आपका वजन ज्यादा है या कम है तो आपको क्या करना चाहिए, जिस तरह ये पूरा हो सकता है। उसके साथ साथ कुछ जरूरी वर्जिशें हैं, एक्सरसाइजेज हैं जो आपको फिजिकल टेस्ट वाले दिन करना पड़ सकती हैं या आपसे ये एक्सरसाइजेज करवाई जा सकती हैं। उसके बाद 7वें नंबर पर आपकी टांगों का मुआयना किया जाएगा। 8वें नंबर पर आपकी आई साइट, आंखों का मुआयना होगा और आखिरी 9वें नंबर पर हम आपके साथ अहम तरीन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि फिजिकल टेस्ट पास होने के बाद आपके पास कौन कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ये ऐसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होंगे जो इंटरव्यू में भी आपके काम आएंगे और इंटरव्यू के बाद जब तक आप रेस्क्यू 1122 को ज्वाइन नहीं कर लेते तब तक आपके पास ये तमाम डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो आपको इस वीडियो के एंड पे बताए जाएंगे। और एट द एंड आपको ये भी बताया जाएगा
कि रेस्क्यू 1122 के इंटरव्यू की तैयारी आप कहां से करेंगे। जो कैंडिडेट्स फिजिकल टेस्ट में पास होंगे, अल्लाह करे वो तमाम उम्मीदवार जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जिन्होंने ई टेस्ट एकेडमी वेबसाइट यूट्यूब चैनल से तैयारी की है, वो तमाम के तमाम कामयाब हों। जैसे ही वो फिजिकल टेस्ट को क्लियर करेंगे तो यकीनन उन्हें इंटरव्यू की तैयारी की जरूरत पड़ेगी। इस वीडियो में आपको A to Z तमाम इंफॉर्मेशन मुहैया की जाएगी। चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट स्टेप को डिस्कस करते हैं कि जरूरी कागजात आपके पास कौन कौन से होने चाहिए। सबसे पहले आपके पास असल शनाख्ती कार्ड हो, ओरिजिनल CNIC होना जरूरी है। याद रखें कोई भी टेस्ट है, चाहे वो रेस्क्यू 1122 का है, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट है, वहां पर आपका असल शनाख्ती कार्ड होना जरूरी है। अगर आपके पास असल शनाख्ती कार्ड नहीं है तो आप टेस्टिंग सर्विस या जो भी डिपार्टमेंट टेस्ट ले रहा है तो आप उसके मरहून मिन्नत हैं। वो चाहें तो आपको टेस्ट में बैठने दें, आपका फिजिकल टेस्ट ले लें या तहरीरी इम्तिहान ले लें, चाहे तो वो आपको इनकार कर दें और आपको पेपर में एब्सेंट शो कर दें। इसलिए असल शनाख्ती कार्ड अपने साथ जरूर लेकर जाएं। अगर आपके असल शनाख्ती कार्ड की मियाद खत्म हो गई है तो फौरन नया बनवाएं और नया शनाख्ती कार्ड अपने साथ लेकर जाएं। अगर नया शनाख्ती कार्ड मिलने में अभी वक्त बाकी है तो अपने साथ शनाख्ती कार्ड की रसीद या टोकन लेकर जाएं। बाज़ औक़ात ये होता है कि टेस्ट वाले दिन या टेस्ट से एक दिन पहले कैंडिडेट का ID कार्ड गुम हो जाता है या चोरी हो जाता है, तो इस सूरत में उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो ID कार्ड बनवा सके। तो उसे चाहिए कि फौरी तौर पर FIR दर्ज करवाए मुतलका थाने में, उस FIR की कॉपी अपने साथ लेकर जाए ताकि उसे टेस्ट में बैठने में या फिजिकल टेस्ट देने में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना हो। ये तमाम ऐसे पॉइंट्स हैं, अगर आप इन तमाम पे अमल कर लेंगे तो आपको पेपर में किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं होगा। दूसरे नंबर पर जो अहम डॉक्यूमेंट है वो आपके फिजिकल टेस्ट की रोल नंबर स्लिप है, ये आपके पास होना जरूरी है। उसके बाद आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं जिस तरह आपको रिक्वायर्ड की गई हैं, इसमें आपका हेपेटाइटिस B, C, HIV ये तमाम चीजें हैं और आपको डिटेल मुहैया कर दी होगी रोल नंबर स्लिप पर। उस पर एक दो टेस्ट एक्स्ट्रा भी लिखे हुए हैं, उन्हें भी देख लीजिएगा। या फ्यूचर में हो सकता है कोई नया टेस्ट मुतारफ करवा दिया जाए कि ये टेस्ट भी करवा के लाएं, तो वो टेस्ट भी आपके पास होना चाहिए, यानी कि आपके पास आपकी मेडिकल रिपोर्ट हो। उसके बाद आजकल के हालात के मुताबिक कोरोना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है जो तकरीबन हर महकमा में, हर इंटरव्यू में, हर रिटन टेस्ट में या फिजिकल टेस्ट में चेक किया जाता है, वो आपके पास होना ज़रूरी है। अगर आपके पास ये वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट नहीं है तो अभी वक्त है, आप इसे बनवा सकते हैं, वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। और खुदा ना खास्ता इन टाइम, फॉर एग्जांपल अगर कल फिजिकल टेस्ट है तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप वैक्सीनेशन करवा सकें, तो फिर आप ऐसा करें कि आप फिजिकल टेस्ट के लिए चले जाएं। मौका पर जब आप पहुंच जाएंगे तो हो सकता है किसी किस्म की रिलैक्सेशन आपको दे दी जाए, और ये भी हो सकता है कि आपको पेपर में ना बैठने दिया जाए या फिजिकल टेस्ट में शामिल ना होने दिया जाए। लेकिन आप कोशिश करें कि आप मौका पर जरूर पहुंचें, आप टेस्ट में शामिल जरूर हों। उसके बाद आपके पास कागजात के साथ साथ स्टॉप वॉच होना जरूरी है। आपके पास स्टॉप वॉच हो या घड़ी हो, कोशिश करें कि नंबरों वाली जो डिजिटल घड़ी है वो पहन कर जाएं। जो सुइयों वाली घड़ी है, जो एनालॉग क्लॉक है, वो बिल्कुल भी अपने साथ मत लेकर जाएं, क्योंकि आपके पास इतना टाइम, इतना वक्त बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप एनालॉग वॉच से, सुइयों वाली घड़ी से ये चेक कर सकें कि कितने मिनट या कितने सेकंड गुजर चुके हैं या कितने मिनट या कितने सेकंड रह गए हैं। अगर आपके पास डिजिटल घड़ी होगी, नंबरों वाली घड़ी होगी, तो आप देख सकेंगे आसानी से कि आपके पास इतने मिनट और इतने सेकंड बाकी हैं। और दौड़ के दौरान इतना वक्त नहीं होता कि आप एस्टिमेट लगाते रहें। अगर आपके पास डिजिटल घड़ी है तो आप आसानी से फौरन विद इन सेकेंड आप देख लेंगे कि कितना टाइम बाकी है। अगर आपके पास स्टॉप वॉच है तब भी आप इजीली टाइम देख सकेंगे। लेकिन एनालॉग घड़ियां जो है, सुइयों वाली जो घड़ियां हैं, उनसे टाइम देखने में रनिंग के दौरान काफी ज्यादा वक्त जाया होता है। अगर आप रनिंग के दौरान 3, 4, 5 बार वक्त देखते हैं तो यहां से आप अंदाजा लगा लें कि उस कैलकुलेशन में कमोबेश भी आप 25-30 सेकंड का टाइम जाया कर देंगे। रनिंग के दौरान एक एक सेकंड आपकी कामयाबी में अहम साबित हो सकता है और एक एक सेकंड आपकी नाकामी का सबब भी बन सकता है। दूसरे नंबर पर हमारे पास है लिबास का इंतखाब। लिबास का इंतखाब आप कैसा करें जिसकी वजह से आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। नोट कर लें, रेस्क्यू 1122 की जानिब से या टेस्टिंग एजेंसी की जानिब से किसी किस्म की कंडीशन नहीं है
कि आप शलवार कमीज पहन कर आएँ या ट्राउज़र शर्ट पहन कर आएँ या कोई और ड्रेस पहन कर आएँ। ये सिर्फ आपको सजेशन दी जा रही है कि अगर आप ट्राउज़र शर्ट पहन कर जाएंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि ट्राउज़र शर्ट एक ऐसा लिबास है, इसे पहनकर आप आसानी से रनिंग कर सकते हैं, आसानी से डिफरेंट एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जो भी आपको डिपार्टमेंट या टेस्टिंग सर्विस कहेगी। उसके बाद कद छाती की पैमाइश है, उसमें भी आपको ट्राउज़र शर्ट जो है वो हेल्प देगा, आप आसानी से शर्ट उतार सकते हैं, पहन सकते हैं। ये तमाम पॉइंट्स आपके काम आएंगे, आपका वक्त बचेगा और आपको परेशानी का सामना नहीं होगा। लेकिन एक दूसरी साइड ये भी है कि अगर आपके पास ट्राउज़र शर्ट नहीं है तो बिल्कुल भी परेशान मत हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ट्राउज़र शर्ट होगा तो तभी आप रनिंग पास कर सकेंगे। अगर आपके पास ट्राउज़र शर्ट नहीं है तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, आप शलवार कमीज में ही चले जाएं, मकसद फिजिकल टेस्ट देना है। लेकिन यह है कि ट्राउज़र शर्ट से थोड़ी सी आसानी हो जाती है। बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे भी फिजिकल टेस्ट में शामिल होंगे जिनके पास ट्राउज़र शर्ट परचेज करने के पैसे भी नहीं होंगे, और हमने बहुत से कैंडिडेट्स को देखा है जिनके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो जोगर ले सकें या ट्राउज़र शर्ट पहन सकें, तो वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, वो शलवार कमीज में ही फिजिकल टेस्ट के लिए आ सकते हैं। और अगर आपके पास जोगर है तो ये सबसे ज़्यादा बेहतरीन है, क्योंकि दौड़ते हुए जब आप भागते हैं तो धमक सर को पड़ती है, सर में आपको धमक महसूस होगी भागने की, दौड़ने की। अगर आपने जोगर पहने हुए हैं तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, आप इजीली नॉर्मल आप रनिंग कर लेंगे। लेकिन अगर आपने चप्पल पहनी हुई है, आपने खेड़ी पहनी हुई है, आपने सैंडल पहने हैं या आप नंगे पांव दौड़ते हैं तो फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और इसमें भी आपने ये ज़हन में रखना है कि अगर आपके पास जोगर नहीं है, कोई बंद शूज़ नहीं है, तो आप जैसा मुनासिब समझते हैं आप वैसे फिजिकल टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। तमाम पॉइंट्स आपको इसलिए बताए जा रहे हैं कि कोई भी अपॉर्चुनिटी आपकी मिस ना हो, कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपको रनिंग के दौरान, फिजिकल टेस्ट के दौरान परेशान करे, उस पॉइंट को आप फिजिकल टेस्ट में जाने से पहले क्लियर कर सकें। नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाने से पहले व्यूअर्स आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक हमारा ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में रेस्क्यू 1122 के तमाम करंट एंड पास पेपर्स की अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। नोट कर लें, ई टेस्ट यूट्यूब चैनल यूट्यूब पर वाहिद चैनल है जहां पर आपको 100% श्योरिटी के साथ डाटा मिलता है। हम ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर सिर्फ और सिर्फ करंट एंड पास पेपर्स को डिस्कस करते हैं। इसके साथ साथ ये भी नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी के नोट्स इंतहाई अहम होने की वजह यह है कि ई टेस्ट अकेडमी सिर्फ मौजूदा और साबका पेपर्स को ही हल करके नोट्स में शामिल करती है। हमारे जितने भी नोट्स हैं, रेस्क्यू 1122 की जितनी भी आसामियां हैं, तमाम आसामियों के नोट्स ई टेस्ट अकेडमी ने कंपाइल किए हुए हैं। हमारे नोट्स में सिर्फ और सिर्फ करंट एंड पास पेपर्स हैं। करंट एंड पास पेपर्स के अलावा हम किसी किस्म का डाटा अपने नोट्स में शामिल नहीं करते। अगर आप रेस्क्यू 1122 के किसी भी आसामी के नोट्स बजरिया डाक मंगवाना चाहते हैं तो ई टेस्ट अकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करें और घर बैठे ये नोट्स बजरिया डाक मंगवाएं। इंशाल्लाह फिजिकल टेस्ट क्लियर करने के बाद आपको ई टेस्ट अकेडमी के नोट्स की जरूरत एक बार फिर पड़ेगी इंटरव्यू को क्लियर करने के लिए। तो रेस्क्यू 1122 के इंटरव्यू के लिए भी आप ई टेस्ट अकेडमी से बजरिया डाक नोट्स मंगवा सकेंगे। तीसरा पॉइंट हमारे पास फिजिकल टेस्ट के मुकाम पर पहुंचने से मुतल्लिका है। कोशिश करें जिस जगह पर आपका फिजिकल टेस्ट है उस जगह को आप एक बार देख लें, विजिट कर लें। लेकिन अगर आप किसी अदर सिटी से हैं, फॉर एग्जांपल आपका जो फिजिकल टेस्ट है वो लाहौर में है, पेशावर में है या कराची में है या किसी भी दूसरे जिले में है, आप वहां पर नहीं जा सकते तो बिल्कुल भी परेशान मत हो। ये सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए कहा गया है जो मुतलका जिले में हो, जिनके आसपास ही टेस्ट का सेंटर या मुकाम रखा गया, वो एक दफ़ा जाके विजिट कर लें कि जो रनिंग प्लेस है, जो फिजिकल टेस्ट की जगह है वो कैसी है, ग्रासी ग्राउंड्स है या वहाँ पर कंक्रीट है, ताकि आप उसी पॉइंट ऑफ व्यू से उसी तरह आप तैयारी कर सकें। और सेकेंडली ये है कि जिस दिन आपको टेस्ट के लिए बुलाया जाए तो कोशिश करें कि कम अज़ कम आधा घंटा पहले उस जगह पर पहुँचें। आधा घंटा पहले उस जगह पर पहुंचने का मकसद मतलब ये है कि आप वहां पर जाकर एक दफ़ा तमाम चीज़ें देख लें और जैसे ही आप मुतलका जगह पर पहुंचे कोशिश करें कि आप खड़े ना हों, आप किसी जगह पर बैठ जाएं, इजी होकर बैठ जाएं, रिलैक्स होकर। ये ना हो कि आप आधा घंटा पहले या घंटा पहले वहां पर पहुंच गए हैं और वहां पर खड़े हैं, खड़े रहकर आप इतना थक गए हैं कि जब आपकी रनिंग स्टार्ट हुई है तो आपसे भागा ही नहीं गया। इसलिए कोशिश करें कि जब आप रनिंग प्लेस पर पहुंच जाएं, तमाम चीज़ों का, तमाम जगहों का एक दफ़ा मुआयना कर लें, एक दफ़ा उसे देख लें। देखने के बाद आप किसी साइड पर सुकून से, तसल्ली से बैठ जाएं,
ताकि जैसे ही फिजिकल टेस्ट स्टार्ट हो आपको टेस्टिंग सर्विस, टेस्टिंग एजेंसी या डिपार्टमेंट आपको कॉल कर ले, बुला ले, आप उठकर जाएं और फिजिकल टेस्ट में शामिल हों और आसानी से दौड़ को क्लियर कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप है वो है दौड़ने से मुतल्लिका। दौड़ आपने किस तरह से दौड़नी है, दौड़ते हुए किन किन बातों का ख्याल रखना है, किन किन चीज़ों को आपने, किन किन बातों को आपने अपनाना है और किन किन पॉइंट्स से, किन किन हरकतों से, किन किन बातों से आपने अपने आप को बचाना है। ये तमाम ऐसे पॉइंट्स हैं, अगर आप इन तमाम पॉइंट्स पर अमल कर लेंगे तो 100% आप रेस्क्यू 1122 की दौड़ को क्लियर कर लेंगे। सबसे पहले तो आपको पता हो कि रेस्क्यू 1122 की दौड़ का दौरानिया कितना है और ये कितने माइल, कितने किलोमीटर आपने दौड़ना है। रेस्क्यू 1122 के फिजिकल टेस्ट में आपको 1 मील या 1600 मीटर का फासला 8 मिनट में तय करना है। इसलिए 8 मिनट को आप 2-2 मिनट्स के 4 पार्ट्स में तकसीम कर लें। यहाँ पर घड़ी या स्टॉप वॉच आपके काम आएगी। आपने 2-2 मिनट्स के 4 पार्ट्स बना लेने हैं। अपने माइंड में एक प्लानिंग कर लेनी है कि 8 मिनट में आपने पहले 2 मिनट में किस तरह से दौड़ना है, उसके बाद दूसरे 2 मिनट में आप क्या करेंगे, उसके बाद दूसरे 2 मिनट में क्या करेंगे और आखिरी 2 मिनट्स में आपका क्या रद्द अमल होना चाहिए। ये तमाम आपको बताने जा रहे हैं। आपने इन तमाम 2-2 मिनट्स के 4 पार्ट्स को जिस तरह आपको बताया जा रहा है इस तरह अपने माइंड में इसको प्लान कर लें ताकि रनिंग करते हुए आप आसानी से बगैर किसी टेंशन के रनिंग को पास कर सकें। वीवर्स, दौड़ में कामयाब होने का पहला बुनियादी असूल ये है कि दौड़ के दौरान बातें मत करें और दौड़ने से पहले पानी का इस्तेमाल मत करें। अब होता क्या है, जैसे ही दौड़ शुरू होती है लोग आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं, कैंडिडेट्स आपस में गपशप करना शुरू कर देते हैं और भागते भी जाते हैं और बातें भी करते जाते हैं और इसका नतीजा ये निकलता है कि उन्हें प्यास लगना शुरू हो जाती है। जाहिर सी बात है, जब दौड़ेंगे मुंह खुश्क होगा, प्यास तो ऑटोमेटिकली लगनी है, लेकिन बातें करने की वजह से ज्यादा जल्दी प्यास लगेगी और ज्यादा प्यास लगेगी और प्यास लगने की वजह से आपका स्टेमिना कम होगा, आप थक जाएंगे, हो सकता है गिर जाएं, बेहोश हो जाएं या आपको पानी की कमी की वजह से भागने में दिक्कत महसूस हो। और दौड़ने से पहले पानी ना पीने का इसलिए कहा गया है कि दौड़ने से पहले अगर आप पानी पिएंगे, पानी पीने से आप अपने आप को पहले से ज्यादा वजनी महसूस करेंगे और दौड़ने के दौरान ये पानी पीना जो है ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर आपको पानी पीने की जरूरत है या आप पानी की तलब महसूस कर रहे हैं तो कोशिश करें कि दौड़ने से पहले 1-आधा घूंट आप पानी पी लें, इससे ज्यादा पानी का इस्तेमाल मत करें। दौड़ में कामयाब होने का दूसरा असूल ये है कि सबसे आगे बिल्कुल भी खड़े ना हो, पीछे खड़े हो या एक साइड पर खड़े हो। कैंडिडेट ये सोचता है कि अगर मैं सबसे आगे खड़ा रहूंगा तो मैं सबसे आगे विनिंग पॉइंट पर पहुंच जाऊंगा और मैं दौड़ को पास कर लूंगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जो फ्रंट पे सबसे आगे कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, जब रनिंग स्टार्ट होती है तो उन्हें पीछे वाले कैंडिडेट्स अमूमन धक्का दे देते हैं, क्योंकि आगे वालों को भी जल्दी होती है और पीछे वालों को भी। इसलिए जो आगे वाले होते हैं उन्हें अमूमन नुकसान होता है, किसी को कंधा लग जाता है, किसी को धक्का लग जाता है, जिसकी वजह से उनका रनिंग स्टेमिना डिस्टर्ब होता है। इसलिए कोशिश करें कि आप एक साइड पर खड़े हो या एंड पर खड़े हो। अगर आप एंड पर खड़े हैं तो आई थिंक ये ज्यादा सूटेबल है, क्योंकि रनिंग वही कैंडिडेट पास करेंगे जिनमें दम है, जिन्होंने प्रैक्टिस की है या जो दौड़ने के बारे में जानते हैं कि किस तरह से दौड़ा जाता है। आगे खड़े हो जाए, पीछे खड़े हो जाए, ये चीज मैटर नहीं करती। यहाँ पर मैटर ये करेगा कि आपने किस तरह से दिमाग का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को भी बचाना है और रनिंग को भी क्लियर करना है। दौड़ में कामयाब होने का तीसरा असूल ये है कि अपनी नजरें अपने सामने ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 मीटर के फासले पर रखें। ऐसा बिल्कुल भी मत करें कि आपकी नजरें सबसे आगे जाने वाले उम्मीदवारान पर हो। अगर आप अपनी नजरें सबसे आगे जाने वाले पर रखेंगे तो आप हौसला हार बैठेंगे और ना ही एंड पॉइंट को बार बार देखें। अब थोड़ी सी डिटेल सुन लें कि जब आप दौड़ेंगे, दौड़ते हुए अगर आप अपनी नजरें अपने से 2-3 मीटर के फासले पर रखेंगे तो आप आसानी से दौड़ते जाएंगे और आपका हौसला भी पस्त नहीं होगा। अगर आप सबसे आगे जाने वाले उम्मीदवार की जानिब देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो तो बहुत आगे चला गया है और मैं बहुत पीछे रह गया हूं, और ये बात, ये सोच आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। आप अपनी नजरें अपने से आगे 2-3 मीटर्स तक रखें ताकि रास्ते में भागते हुए कोई पत्थर आ गया है, कोई जंप है या कोई खड्डा है तो आप उससे बचते हुए अपने आप को आगे ले जाएं। ऐसा बिल्कुल भी मत करें कि अपनी नजरें आप सबसे आगे वाले कैंडिडेट पर रखें या आप एंड पॉइंट को देखते रहें। अगर आप ऐसा करेंगे
तो आप बिल्कुल भी भाग नहीं सकेंगे। बार बार आपके दिल में वसवसे आएंगे और ये वसवसे जो हैं आपको परेशान कर सकते हैं। अब हम दौड़ में कामयाब होने के लिए चौथे असूल की तरफ आते हैं। दौड़ में कामयाब होने का चौथा असूल ये है कि दौड़ते वक्त अपना जिस्म बिल्कुल सीधा मत रखें, बल्कि थोड़ा सा आगे की जानिब झुका कर रखें। अगर आप अपने जिस्म को थोड़ा सा आगे की जानिब झुका कर रखेंगे तो इसका फायदा ये होगा कि हवा की वजह से आपको दौड़ने में ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा। इस तरह आप कम जोर से ज्यादा दूर तक जा सकेंगे। मैं इस पॉइंट को दोबारा डिटेल से आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं। जब आप दौड़ेंगे, अगर आप अपना जिस्म बिल्कुल सीधा रखेंगे, बिल्कुल एक तख्ता बनाकर रखेंगे, तो हवा आपके जिस्म के साथ टकराएगी, चाहे हवा कम है या ज्यादा है। यहाँ पर बहुत से कैंडिडेट्स हो सकता है कमेंट्स करें कि जी हवा तो बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप दौड़ेंगे, दौड़ते हुए आपकी जेब में अगर एक पेंसिल भी है तो उसका वजन भी आपको एंड पर महसूस होगा। जब आपकी रनिंग में 1 मिनट रह जाएगा तो एक कदम उठाना भी आपके लिए मुश्किल होगा, और उस वक्त हवा ना भी चले, हवा का मामूली से मामूली प्रेशर भी आपको बहुत ज्यादा लगेगा। इसलिए अगर आप अपने जिस्म को बिल्कुल सीधा रखेंगे, तख्ता बनाकर रखेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट होकर आप दौड़ेंगे, तो आपके लिए दौड़ को पास करना डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए अपने जिस्म को थोड़ा सा आगे की जानिब झुका कर रखें, और इस तरह से ये होगा जैसे ही आप अपने जिस्म को थोड़ा सा आगे की तरफ झुका कर रखेंगे तो आपका वजन आगे की जानिब होगा। जब आप कदम उठाकर आगे रखेंगे तो आपका झुका हुआ जिस्म, आपका वो वजन जो आगे की जानिब है, वो आपको पांव आगे उठाने में मदद देगा, और इस तरह कम जोर लगाकर आप ज्यादा से ज्यादा फासला आसानी से बगैर थकावट के पास कर सकेंगे, बजाय उन कैंडिडेट्स के जो बिल्कुल स्ट्रेट होकर दौड़ रहे हैं और उनका जिस्म जो है वो उनका साथ बिल्कुल भी नहीं दे रहा। अगर आप जिस्म को थोड़ा सा झुका कर रखते हुए दौड़ेंगे तो आपका जिस्म भी आपको भागने में मजीद कुव्वत और मजीद मदद फराहम करेगा। दौड़ में कामयाब होने का 5वां असूल सबसे अहम तरीन असूल है और सबसे अहम तरीन पॉइंट है। कभी भी दौड़ के शुरू होते ही जोर मत लगाएं। सबसे पहले 2 मिनट में जॉगिंग स्टाइल में दौड़ें और अपने जिस्म को गर्म वार्म अप करें। उसके अगले 2 मिनट अपनी थोड़ी सी रफ्तार बढ़ाएं, उससे अगले मिनट मजीद अपनी रफ्तार थोड़ी सी बढ़ाएं, और अब आपके पास आखिर में 2 मिनट रह जाएंगे, और इस वक्त आपका जिस्म भी गर्म होगा और आपके पट्टे भी जोर लगाने से फौरी खिंचाव का शिकार नहीं बनेंगे। इसलिए इन आखिरी 2 मिनट में आपने दौड़ने में अपना तमाम जोर, अपनी तमाम एनर्जी लगाना है, क्योंकि ये आखिरी 2 मिनट आपके मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। वीवर्स, ये जो 5वां असूल आपके साथ डिस्कस किया गया है, इसको थोड़ा सा मैं इलेबोरेट करने लगा हूं, एक्सप्लेन करने लगा हूं, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं मैं चाहता हूं कि ये आपके साथ मैं डिस्कस कर लूं, ताकि किसी किस्म का उबहम किसी भी कैंडिडेट के जहन में ना रहे। अब इन तमाम चीजों को प्रैक्टिकली डिस्कस करते हैं। प्रैक्टिकली क्या होता है, जैसे ही दौड़ स्टार्ट होती है तो कुछ उम्मीदवार तेजी के साथ दौड़ना शुरू कर देते हैं, यानी कि शुरू से ही वो अपना जोर दिखाना शुरू कर देते हैं। वो ये समझते हैं कि हम तेजी से दौड़ेंगे तो सबसे पहले पहुंच जाएंगे। इसमें नुकसान क्या होता है, जैसे ही वो दौड़ते हैं जिस्म उनका ठंडा होता है, उनके मसल्स खींचे जाते हैं, उनमें खिंचाव आ जाता है, और कुछ ही दूर जाने के बाद वो महसूस करते हैं कि उनके मसल्स, उनकी टांगे, उनका जिस्म उनका साथ नहीं दे रहा, और एट द एंड वो आहिस्ता आहिस्ता 1 बाय 1 कैंडिडेट से पीछे होता जाते हैं। यहाँ पर जो कैंडिडेट्स पीछे रह जाते हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता दौड़ते हैं, उन्हें आहिस्ता दौड़ने का फायदा क्या है। जब वो आहिस्ता आहिस्ता दौड़ते हैं, इस तरह उनका जिस्म वार्म अप होता है, उनका जिस्म गर्म होता है। तो जब उनका जिस्म गर्म होता है तो फिर वो अपनी रफ्तार को वक्त के साथ साथ बढ़ाना शुरू कर देते हैं। आपने करना क्या है, जैसे ही दौड़ स्टार्ट हो, आपने शुरू में जॉगिंग स्टाइल से आहिस्ता आहिस्ता दौड़ना है। आपने एक टाइम लिमिट रख लेनी है, आपके पास स्टॉप वॉच होगी, आपके पास घड़ी होगी, आपने टाइम देख लेना है। जैसे ही दौड़ स्टार्ट हो, आपने 2 मिनट तक जॉगिंग स्टाइल में आहिस्ता आहिस्ता दौड़ना है। चाहे तमाम कैंडिडेट्स आगे जाते हैं तो वो जाएं, आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना कि वो तमाम लोग आगे निकल गए हैं, आप पीछे रह गए हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना। आपने जॉगिंग स्टाइल में दौड़ना है 2 मिनट तक। जब आप जॉगिंग स्टाइल में दौड़ेंगे, आपका जिस्म वार्म अप हो जाएगा, तो 2 मिनट के बाद आपने अपनी स्पीड, अपनी रफ्तार बढ़ानी है। अगर आप उस वक्त फॉर एग्जांपल 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ रहे हैं, तो अपनी रफ्तार आप कोशिश करें कि 7-8 किलोमीटर फी घंटा कर लें। इट मीन्स कि आपकी रफ्तार पहले से ज्यादा होनी चाहिए, आपने अपनी रफ्तार जरूर बढ़ानी है।
और अगले 2 मिनट आपने उसी रफ्तार पे दौड़ना है जो आपने बढ़ाई है। इसका फायदा क्या होगा, जब आप दौड़ते हैं, दौड़ने के दौरान जो आपके स्टेप्स होते हैं, आपके पाँव का जो स्टेप होता है वो आपको भागने में मदद इस तरह से फराहम करता है। अगर आप 8, 10, 15, 20 कदम एक ही टॉप पर भागते हैं, चलते हैं, तो अगले कुछ वक्त के लिए आपका जिस्म स्टेप्स का, उन टॉप्स का आदी हो जाता है। आप उसी टॉप्स पर भागते रहेंगे, उसी स्टेप्स को आप उठाते रहेंगे, तो आप आसानी से दौड़ते रहेंगे। जैसे ही आपके 2 मिनट कंप्लीट हो, आप अगले 2 मिनट अपनी रफ्तार पिछली रफ्तार से ज्यादा कर लें, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा फासला तय कर सकें। अगर आप रनिंग टेस्ट के, अगर आप दौड़ के पहले 6 मिनट्स हमारी हदायत के मुताबिक स्पेंड करेंगे, तो आपको दौड़ते हुए महसूस होगा, नजर आएगा कि वो तमाम कैंडिडेट्स जो गोली की तरह निकले थे, जो बहुत आगे जा रहे थे, वो 1 बाय 1 आपसे पीछे होने लग गए हैं। और आपको उस वक्त खुशी महसूस होगी जब कैंडिडेट्स आपसे पीछे जाएंगे और आप आगे जाएंगे, क्योंकि आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ दौड़ रहे हैं। जो कैंडिडेट्स शुरू में गोली की तरह निकले थे, बहुत तेज दौड़े थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने मसल्स को पुल कर लिया। अब वो 1 बाय 1 पीछे होते जाएंगे और आप इस वक्त फुल फॉर्म में होंगे और आप उनसे आगे निकलते जाएंगे। जब आपके पास आखिरी 2 मिनट रह जाएं, तो ये ज़हन में रखें कि ये आखिरी 2 मिनट आपके लिए गोल्डन टाइम है, आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। और इन 2 मिनट्स में आपके जिस्म में जितनी भी ताकत है, जितनी भी एनर्जी है, वो तमाम की तमाम लगा दें, क्योंकि ये 2 मिनट्स आपके मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। व्यूअर्स, हम एक एक पॉइंट को मुकम्मल डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि हर वो पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर दें जो आपकी कामयाबी का सबब बने। कोई भी ऐसा पॉइंट रह ना जाए जो बाद में हमें या आपको एहसास हो, महसूस हो कि काश ये बात हमने वीडियो में बता दी होती, लेक्चर में बता दी होती, तो कैंडिडेट्स आज टेस्ट को पास कर लेते। यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसी गलती नोट कर लें जो बहुत से कैंडिडेट्स करते हैं। होता कुछ इस तरह से है कि रनिंग के दौरान कुछ कैंडिडेट्स हीरो बनने की कोशिश करते हैं। हीरो किस तरह से बनते हैं, जब रनिंग का आधा टाइम गुजर जाता है या आखिरी टाइम 1-2 मिनट चल रहे होते हैं, तो वो कुछ कैंडिडेट्स को धक्का लगाना शुरू कर देते हैं ताकि हमारे साथ साथ ये कैंडिडेट भी पास हो जाएं। जब वो उन्हें धक्का लगाते हैं, धक्का लगाने के दौरान वो खुद को एग्जॉस्ट कर लेते हैं। रनिंग की वजह से, दौड़ने की वजह से थकावट तो ऑलरेडी होती ही है, धक्का लगाने से मजीद वो थक जाते हैं और एट द एंड ना वो खुद पास होते हैं और ना ही वो पास होता है जिसे धक्का लगाया जा रहा होता है। याद रखें, ये एक कंपटीशन है। इस कंपटीशन में आपने अपने आप को आगे लेकर जाना है। अगर आप उस कैंडिडेट को धक्का लगाने लग गए हैं, पुश करने लग गए हैं जो पीछे रह गया है, तो हो सकता है कि आप रनिंग में फेल हो जाएं। और ये भी ज़हन में रखें, बहुत से कैंडिडेट्स ये समझते हैं जी हम यहाँ पर खुदा तरसी कर रहे हैं, हम इन्हें धक्का लगा रहे हैं। ये कोई खुदा तरसी नहीं है, ये किसी किस्म की खुदा तरसी नहीं है। जितने भी कैंडिडेट्स फिजिकल टेस्ट में आए हुए हैं, उन्हें पता है कि हमने फिजिकल टेस्ट में दौड़ना है। अगर कोई कैंडिडेट नहीं दौड़ पा रहा या उसने प्रैक्टिस नहीं की, ये उसकी गलती है। ये उस कैंडिडेट की लापरवाही है कि उसने अपने आप को फिजिकल टेस्ट के लिए तैयार नहीं किया। यहाँ पर बिल्कुल भी अपने साथ, अपने मुस्तकबिल के साथ ज्यादती मत करें और अपने टारगेट पर फोकस करते हुए अपनी तमाम एनर्जी अपने आप को पास करने में लगाएं, ना कि अपनी एनर्जी को आप ऐसे लोगों के लिए जाया कर दें जिन लोगों को अपना ही ख्याल नहीं है। जाहिर सी बात है, जो बंदा फिजिकल टेस्ट के लिए तैयार होकर नहीं आया, इसका यही मतलब है कि उसे अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं है और आप किसी ऐसे शख्स के पीछे अपना फ्यूचर, अपना मुस्तकबिल दांव पर मत लगाएं। व्यूअर्स, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि बाज़ औक़ात इस तरह से होता है कि रनिंग किसी ग्राउंड में होती है। ग्राउंड में रनिंग की सूरत में आपको टोकन जो है वो रनिंग के दौरान पकड़ने पड़ते हैं। एक पॉइंट पर एक शख्स खड़ा हो जाता है या 5, 6, 7 लोग खड़े हो जाते हैं, उनके पास टोकन होते हैं। रनिंग करते हुए जब आपने उस मुकाम से गुजरना है जहां पर वो टोकन वाले लोग खड़े हैं, तो आपने उनसे टोकन पकड़ना है। वो लोग हाथ में टोकन लिए खड़े होंगे, आपने भागते हुए, रुकना नहीं है, भागते हुए उनके हाथ से टोकन लेकर आगे निकल जाना है। और इस तरह आपने उस ग्राउंड के 3 चक्कर लगाने हैं, 3 या 4 चक्कर जितने भी वहां पर आपको बताया जाएगा। और 3 या 4 चक्करों में, हर चक्कर में आपने एक टोकन उनसे लेना है। एट द एंड आपके पास उतने टोकन होना जरूरी है जितने आपने चक्कर लगाए हैं। अगर आपके पास 3 टोकन होना जरूरी थे तो आपके पास 3 टोकन हैं, तो आप पास हैं। अगर आप दौड़ते हुए टोकन लेना भूल गए हैं,
आपने चक्कर चाहे पूरे कर लिए हैं लेकिन आप फेल कंसीडर किए जाएंगे। इसलिए अपने दिमाग को हाजिर रखें। ये ना हो कि आप दौड़ कामयाबी से पूरी करें लेकिन टोकन पूरे ना होने की वजह से आपको दौड़ में फेल तस्वुर किया जाए। वीवर्स, अगर आपकी दौड़, आपकी रनिंग रेस्क्यू 1122 की एकेडमी में होती है तो रेस्क्यू 1122 की एकेडमी में बाकायदा ट्रैक मौजूद है। वहां पर आपको टोकन्स वगैरह कलेक्ट करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। वहां पर एक प्रॉपर ट्रैक है। एक ट्रैक पर आपने एक साइड से भागना है और दूसरी साइड से आपने घूमकर एंड पॉइंट पर आ जाना है। वहां पर बाकायदा आपको कॉर्डन ऑफ एरिया मिलेगा, वहां पर बार्स लगी होंगी, मुख्तलिफ डाइवर्शंस होंगी जहां से आपको पता चलेगा कि आपने यहां से भागते हुए जाना है और घूमकर फलां जगह पर एंड पॉइंट पर पहुंचना है। अगर तो आपकी रनिंग रेस्क्यू 1122 की एकेडमी में है तो वहां पर ये टोकन सिस्टम नहीं होगा, और अगर आपकी रनिंग किसी ग्राउंड वगैरह में है तो यकीनी तौर पर वहां पर ये टोकन सिस्टम मौजूद हो। कोई भी रनिंग है वो दो तरह की होती है। एक रनिंग वो है जो आपसे ग्रासी ग्राउंड्स पर ली जाए, ऐसी जगह पर ली जाए जहां पर घास है या जमीन है, मट्टी है, और दूसरी रनिंग वो है जो आपसे किसी कंक्रीट वाले रोड पर ली जाए। और इन दोनों रनिंग्स में बहुत फर्क है। यहाँ पर बहुत से कैंडिडेट्स इस वजह से भी फेल हो जाते हैं कि उनकी प्रैक्टिस किसी ग्रासी ग्राउंड में है और जब वो रनिंग के लिए आए हैं तो आगे कंक्रीट ग्राउंड है या कंक्रीट रोड है, सड़क है जहां पर उसे दौड़ना है। प्रैक्टिस ना होने की वजह से कैंडिडेट फेल हो जाता है। इसलिए कोशिश करें कि अपनी रनिंग, अपनी प्रैक्टिस आने वाले टेस्ट के मुताबिक करें। अगर आप हमारी सजेशन यहाँ पर पूछते हैं तो हम आपको यही सजेशन देंगे कि फ्यूचर में जितनी भी रनिंग्स हैं वो अमूमन ग्राउंड्स की बजाय ज्यादातर कंक्रीट रोड्स पर हो रही हैं। इसलिए कोशिश करें प्रैक्टिस अपनी ऐसे रोड्स पर करें जहां पर कंक्रीट वगैरह है। व्यूअर्स, यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर लें। ये पॉइंट आपको वीडियो के स्टार्ट में बताना चाहिए था लेकिन याद नहीं रहा। कैंडिडेट्स को चाहिए कि वो अपनी प्रैक्टिस कंक्रीट रोड्स पर करें, कंक्रीट प्लेसेस पर करें, यानी कि ऐसी जगह जो कंक्रीट हो। फॉर एग्जांपल किसी सड़क पर कर लें या किसी ऐसे ट्रैक पर करें जहां पर टफ टाइल्स लगी हों। अगर आप किसी हार्ड जगह पर प्रैक्टिस करेंगे रनिंग की, वो आपकी ग्राउंड्स में भी काम आएगी। ग्राउंड्स में दौड़ते हुए आपको ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। व्यूअर्स, यहाँ पर एक और पॉइंट है। अगर टोकन सिस्टम नहीं है, जिस तरह रेस्क्यू 1122 की एकेडमी में अगर फिजिकल टेस्ट होता है तो वहां पर टोकन सिस्टम नहीं होगा। हो सकता है आपको कोई रसीद दे दी जाए, आपकी रोल नंबर स्लिप पर स्टैंप कर दी जाए, या आपके बाजू या हाथ पर कोई ऐसा निशान लगा दिया जाए, कोई स्टैंप लगा दी जाए जिससे पता चले कि आपका फिजिकल टेस्ट पास है। व्यूअर्स, जैसे ही दौड़ कंप्लीट होती है, कंप्लीट होने के बाद कुछ कैंडिडेट्स क्या करते हैं, वो फौरी तौर पर लेट जाते हैं, फौरी तौर पर बैठ जाते हैं। ये आपने बिल्कुल भी नहीं करना। जैसे ही आपकी दौड़ कंप्लीट हो तो आप उसी जगह पर जंप करते रहें, आहिस्ता आहिस्ता उछलते रहें, या फिर थोड़ा सा रनिंग अपने तौर पर कुछ एरिया में वहां पर रनिंग करते रहें ताकि फौरी तौर पर रुकने से आपके मसल्स पुल ना हो। जब आप थोड़ा सा दौड़ लें या थोड़ी सी जंपिंग कर लें तो कोशिश करें कि इस अंदाज में लेटें कि आपकी टांगों का लेवल आपके सर के लेवल की निस्बत थोड़ा सा ऊंचा हो। अगर आप अपनी टांगों का लेवल थोड़ा सा ऊंचा कर कर लेट जाएंगे तो इससे आपकी ब्लड की सर्कुलेशन आपके सर की जानिब आएगी। जब आपके ब्लड की सर्कुलेशन आपके सर की जानिब आएगी तो आप इजीली अपने आप को रिलैक्स कर सकेंगे। व्यूअर्स, मजीद आगे जाने से पहले नोट कर लें, रेस्क्यू 1122 की तमाम आसामियों के तमाम हलशुदा पेपर्स हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पर मौजूद हैं। तमाम के तमाम मुकम्मल वजाहत के साथ हैं। ई टेस्ट वेबसाइट को विजिट करने का तरीकाकार सिंपल है। आपने गूगल में जाना है, वहां पर ई टेस्ट लिख कर सर्च करना है। आपके सामने पहले नंबर पर हमारी ई टेस्ट वेबसाइट आएगी, इसे ओपन करें और रेस्क्यू 1122 की किसी भी आसामी का पेपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमारी ई टेस्ट वेबसाइट से तैयार करें। आपको हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पर जितने भी पेपर्स मिलेंगे तमाम के तमाम हलशुदा मिलेंगे। और ये जहन में रखें, आपको हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पर करंट एंड पास्ट पेपर्स के अलावा और किसी किस्म का डाटा या क्वेश्चन नहीं मिलेगा। व्यूअर्स, 5वें नंबर पर है कद, छाती की पैमाइश और वजन की पैमाइश। अब ये कद, छाती और वजन की पैमाइश तो होती है, ये आपको मैंने बता दिया है, लेकिन ये किस तरह से होगी, किन किन मराहल से आपको गुजरना पड़ेगा और आपको इन तमाम मराहल में कौन कौन सी हिकमत अमली अपनाना है, ये तमाम मैं आपको वॉइस ओवर में बताता हूँ। सबसे पहले ये है कि आपका कद मापा जाएगा। आपका कद 5 फुट 6 इंच होना जरूरी है। अगर आपका कद 5 फुट 6 इंच नहीं है
तो जहन में रखें आपको नेक्स्ट स्टेप इंटरव्यू के लिए बिल्कुल भी कॉल नहीं की जाएगी। व्यूअर्स, लास्ट टाइम जो फिजिकल टेस्ट हुआ था रेस्क्यू 1122 का, वहां पर कुछ कैंडिडेट्स ने हमें ये कहा कि हमारा कद थोड़ा सा कम है, तो हमने कद को पूरा करने के लिए बाल बड़े बड़े रखे हुए हैं। अगर आप बाल बड़े बड़े रख लेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा आपको फ़ायदा हो जाए, लेकिन आई थिंक इसका इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। फिर भी अगर आपके कद में कोई मसला है, छोटा है, तो कोशिश करें कि बाल बड़े बड़े रख लें। हो सकता है कि आपका यहाँ पर कोई जैक लग जाए। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है छाती की मेजरमेंट है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट और नोट कर लें, अगर आपकी हाइट पूरी नहीं है और आप किसी तरह से 2 नंबरी करके अपनी हाइट पूरी कर लेते हैं और इंटरव्यू का जो पैनल है उसे लगता है कि आपकी हाइट कम है, तो वो इंटरव्यू वाले दिन भी आपकी दोबारा मेजरमेंट करवा सकते हैं। इसलिए किसी भी किस्म की 2 नंबरी करने से इज्तनाब करें। अब छाती की पैमाइश है। छाती की पैमाइश में आपकी छाती 2 तरह से मेजर की जाएगी। पहले नंबर पर आपको कहा जाएगा कि आप तेज काउंटिंग करें या तेज आप ABC पढ़ें। आपको मुख्तलिफ बातों में लगाया जाएगा या आपको कहा जाएगा कि आपने अपने जिस्म के अंदर किसी किस्म की हवा नहीं रखनी। जब आप तेज काउंटिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली हवा अंदर से बाहर आ जाएगी, तो वो आपकी छाती को माप लेंगे। ये हो गई बगैर फैलाव के छाती। उसके बाद आपको कहा जाएगा कि अपनी छाती को फैलाएं। फैलाना आपने किस तरह है, जितना सांस आप अपने अंदर ले जा सकते हैं आप अंदर खींचेंगे तो वो आपकी छाती को माप लेंगे। फैलाव के बगैर आपकी छाती 33 इंच होना जरूरी है और फैलाव के साथ आपकी छाती 34.5 इंच होना जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। यहाँ पर आपका वजन चेक किया जाएगा और आपकी BMI 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बहुत से उम्मीदवार ऐसे जवान रेस्क्यू में फेल होते हुए देखे हैं जिनकी हाइट 6 फुट से ज्यादा है। देखकर लगता है कि ये नौजवान 100% रेस्क्यू 1122 का फिजिकल टेस्ट पास कर जाएगा, लेकिन जैसे ही उसका वजन चेक किया जाता है तो पता चलता है कि ये कैंडिडेट रेस्क्यू 1122 के फिजिकल टेस्ट में फेल हो गया। फेल होने की वजह यही होती है कि उसका वजन बढ़ जाता है। BMI 30 से ज्यादा होती है तो उसे फेल कर दिया जाता है। इसलिए अगर आपका वजन ज्यादा है तो कोशिश करें कि अपने वजन को कम करें। BMI चेक करने का आसान तरीन फार्मूला है। अगर आप गूगल पर जाकर BMI कैलकुलेटर लिखेंगे तो आपको वहां से एक कैलकुलेटर मिल जाएगा। वहां पर आपने अपना हाइट और अपना वजन लिखना है। आपको गूगल का वो कैलकुलेटर बता देगा आपकी BMI कितनी है। आपकी BMI 30 से ज्यादा ना हो। रिसेंटली एक कैंडिडेट हमने जाती तौर पर ऑब्जर्व किया जिसका वेट, जिसका वजन तकरीबन 200 ग्राम ज्यादा था। 200 ग्राम जिसका वजन ज्यादा था, यानी कि 1 पाव वजन भी ज्यादा नहीं था, उसे फिजिकल टेस्ट में फेल कर दिया गया। उसकी रीजन यही थी कि उसका वजन ज्यादा था। इसलिए पहले नंबर पर तो आप अपना वजन कंट्रोल करें, अपने वजन को कम करें। और दूसरा ये कि जब आप फिजिकल टेस्ट में शामिल हों, अगर आपको लगता है कि आपका वजन ज्यादा हो सकता है तो हल्के से हल्के कपड़े पहने, क्योंकि आपका वजन ये कपड़ों की वजह से भी बढ़ सकता है। अगर आपने वजनी कपड़े पहने हुए, अगर सर्दियों का मौसम है तो जाहिर सी बात है आपने जर्सियां पहनी होंगी, स्वेटर्स पहने होंगे, और अगर उनका 1-2 किलो वजन या 1 पाव आध पाव वजन बढ़ गया तो ये ना हो कि आपको फिजिकल टेस्ट में फेल कर दिया जाए। इसलिए कोशिश करें कम से कम और हल्के कपड़े पहन कर जाएं ताकि आपकी BMI 30 से ना बढ़े। और ये BMI ऐसा फैक्टर है जिसमें तकरीबन ऑलमोस्ट 30 to 40% कैंडिडेट्स फिजिकल टेस्ट में फेल होते हैं। छठे नंबर पर कुछ एक्सरसाइजेज आपसे करवाई जाएंगी और मोस्टली ये एक्सरसाइजेज जो हैं इनमें पुशअप और सिटअप शामिल हैं। आज तक जितने भी रेस्क्यू 1122 के टेस्ट हुए हैं उनमें तमाम कैंडिडेट से ये पुशअप और सिटअप ही लगवाए गए हैं। आपको ये कहा जाएगा 1 मिनट में 25 पुशअप लगाएं या 1 मिनट में 25 सिटअप लगाएं, और आपको 1 मिनट में 25 सिटअप और 25 पुशअप लगाने पड़ेंगे। अगर आपको इनकी प्रैक्टिस नहीं है तो इसकी प्रैक्टिस जरूर करें ताकि फिजिकल टेस्ट को आप आसानी से पास कर सकें। हो सकता है फ्यूचर में कोई और एक्सरसाइज भी ऐड कर दी जाए, इसलिए एक्सरसाइजेज करते रहा करें। व्यूअर्स यहाँ पर नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी ने ई टेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी है। आप इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग जरूर कहेंगे कि फिजिकल टेस्ट में भी हमने ई टेस्ट मोबाइल ऐप को ऐड कर दिया, तो मजबूरी है, आपको बताना पड़ता है, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम हमारी इस वीडियो को देखेंगे, तो उनकी मालूमात में इजाफा के लिए इन तमाम प्लेटफॉर्म्स का इंट्रोडक्शन जरूरी है।
अगर आपने अभी तक हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं की तो इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। अगर डाउनलोड की हुई है तो इसे अपडेट कर लें, ताकि जो न्यू फीचर्स हमने ई टेस्ट मोबाइल ऐप में ऐड किए हैं उन तमाम से आप ज़्यादा से ज़्यादा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फ़ायदा उठा सकें। नोट कर लें, हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मोबाइल ऐप है। व्यूअर्स, 7वें नंबर पर आपकी टांगों का मुआयना किया जाएगा। टांगे चेक करने का मकसद ये होता है कि आपको भागने दौड़ने में किसी किस्म की परेशानी तो नहीं होती। कुछ लोगों की टांगों का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वो भागने दौड़ने वाला काम नहीं कर सकते, इसलिए इस मरला को खास तौर पर चेक किया जाता है। 8वां पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने रिटन टेस्ट में 90% नंबर्स लिए हैं और जिनकी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी है, जिनकी हाइट भी बहुत अच्छी है, जिन्होंने रनिंग भी टॉप 10 में क्लियर की है, लेकिन यहाँ पर आंखों के मसले की वजह से वो कैंडिडेट रह जाते हैं। आपकी नज़र चेक की जाएगी, आपकी नज़र 6/6 होना जरूरी है। अगर डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपकी आई साइट विद ग्लासेस 6/6 है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर डिपार्टमेंट ने विदाउट ग्लासेस 6/6 रिक्वायर्ड की है तो तब आपके लिए परेशानी बन सकती है अगर आपको ग्लासेस लगे हुए हैं। ये तो एक पॉइंट था ग्लासेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसके बाद एक और स्टेप है, उस स्टेप पर आपकी कलर ब्लाइंडनेस चेक की जाएगी। कलर ब्लाइंडनेस चेक करने का मकसद ये होता है कि देखा जाए कि कोई शख्स, कोई कैंडिडेट कलर ब्लाइंड तो नहीं है। कलर ब्लाइंड का मतलब ये है कि कुछ उम्मीदवार ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ कलर्स में फर्क महसूस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर एक रेड कलर है और उसके साथ ऑरेंज कलर है, तो देखने वाला महसूस नहीं कर सकता कि इसमें से रेड कौन सा है, ऑरेंज कौन सा है, ग्रीन कौन सा है या रेड कौन सा है। अगर वो फर्क महसूस नहीं करेगा तो बहुत से हादसात का खुद भी शिकार होगा और दूसरे लोग भी उसकी वजह से हादसात का शिकार हो सकते हैं। कलर ब्लाइंडनेस चेक करने से उन तमाम कैंडिडेट्स को फेल कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है जो मुख्तलिफ किस्म के कलर्स में, रंगों में फर्क महसूस नहीं कर सकते। और ये हकीकत है, हमने रिसेंटली कुछ ऐसे उम्मीदवारान को देखा है जो अंडर 5, जिनकी रनिंग अंडर 5 थी, यानी कि 5 मिनट से भी कम वक्त में उन्होंने रनिंग को क्लियर किया, रनिंग को पास किया, लेकिन एट द एंड जब उनकी आई साइट चेक की गई तो उनका कलर ब्लाइंडनेस का इशू निकला और इसी वजह से उन्हें फिजिकल टेस्ट में फेल कर दिया गया। इसलिए अपनी कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट में शामिल होने से पहले आप चेक कर सकते हैं। अगर आप चेक करना चाहें तो गूगल पर कलर ब्लाइंडनेस लिखें तो आपको वहां से कुछ खाके मिल जाएंगे। उन खाकों में डिफरेंट कलर्स होंगे, ऑरेंज, ग्रीन, रेड, येलो, ब्लू, इस तरह आपने उन कलर्स को देखना है। उन कलर्स को देखने से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कौन सा कलर है। लेकिन इसे चेक करने का तरीका ये होता है कि 2-3 लोग बैठ जाएं, पहले एक शख्स उस कलर्स को चेक करे और बताए ये रेड कलर है, ये ग्रीन है, ये ब्लैक है या जो भी है, फिर दूसरा चेक करे, फिर तीसरा चेक करे। वो तीनों के जवाबात आपस में मिलते हों। अगर तीनों की राय मिलती जुलती है तो इससे साबित होगा कि इन कैंडिडेट्स का कलर ब्लाइंडनेस का इशू नहीं है। व्यूअर्स, अगर आप हमारा ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। आपके सामने ई टेस्ट फेसबुक पेज, ई टेस्ट इंस्टाग्राम, ई टेस्ट ट्विटर के लिंक्स मौजूद हैं। इन तमाम को लाइक और फॉलो कर लें। इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर रोजाना की बुनियाद पर हम जॉब्स की प्रेपरेशन के लिए डाटा अपलोड करते रहते हैं। इसके अलावा जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, टिकटॉक है, लाइकी है, स्नैक वीडियोस है, तमाम पर हमारे अकाउंट्स मौजूद हैं। उन तमाम को भी आप लाइक और फॉलो करके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर सकेंगे। व्यूअर्स, एट द एंड सबसे अहम पॉइंट मैं आपको बताने लगा हूं। हो सकता है ये पॉइंट आपको इससे पहले कभी किसी ने ना बताया हो। जो उम्मीदवार पास होंगे वो अपने पास किसी ना किसी किस्म का सबूत जरूर रखें कि आपका फिजिकल टेस्ट पास हो गया है। जो भी मौजूदा तरीकाकार हो उसके मुताबिक अपना नाम, रोल नंबर वगैरह दर्ज करवाएं। अगर एजेंसी या महकमा आपको तहरीरी तौर पर आपके टेस्ट के पास होने की कोई रसीद वगैरह देता है तो ये सबसे बेहतरीन तस्वुर होगा। बसूरते दीगर इस बात की तसल्ली करें कि आपका नाम कामयाब उम्मीदवारान में दर्ज है। अब मैं आपको यहाँ पर डिटेल से बताता हूँ किस तरह से आपने तसल्ली करनी है कि आपका नाम पास कैंडिडेट्स में ऐड हो गया है। हो सकता है जैसे ही आप रनिंग क्लियर करें, फिजिकल टेस्ट पास करें, आपको कोई रसीद दे दी जाए कि ये आपकी रसीद है, ये आपके पास सबूत है कि आपका फिजिकल टेस्ट पास है। अगर तो आपको कोई रसीद दी जाती है, आपकी रोल नंबर स्लिप पर लिख दिया जाता है या किसी किस्म का और आपको डॉक्यूमेंट दे दिया जाता है जिससे साबित हो कि आपका फिजिकल टेस्ट पास है, तो ये सबसे बेहतरीन है।
लेकिन अमूमन ये होता है कि टेस्टिंग सर्विस के पास या डिपार्टमेंट के पास एक लिस्ट होती है, उस लिस्ट के ऊपर फिजिकल टेस्ट में शामिल होने वाले तमाम उम्मीदवारान का नाम और रोल नंबर दर्ज होता है। पहले रोल नंबर होगा, फिर नाम होगा, नाम के आगे 3, 4, 5, 7 खाने बने होंगे, सेल्स बने होंगे, जिनमें एक सेल रनिंग का होगा, एक आई साइट का होगा, एक में वो आपकी टांगों का जो मुआयना है उस बारे में टिक करेंगे। चेक कर लें आपके तमाम टिक्स पूरे हैं, यानी कि जो उनके पास फाइनल लिस्ट पड़ी हुई है आप उनसे वेरीफाई कर लें कि सर मेरा नाम इस लिस्ट में मौजूद है या नहीं। अगर तो मौजूद है तो इसका मतलब है कि आपने टेस्ट पास कर लिया है, और अगर आप फेल हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है, ये आप भी जानते हैं कि आपसे रनिंग क्लियर नहीं हुई, आपका नाम इस लिस्ट में नहीं होगा। क्योंकि जैसे ही कैंडिडेट्स फेल होंगे वो उन्हें बता देंगे कि आप फेल हो गए हैं, आप यहां से चले जाएं, और जो कैंडिडेट्स पास होंगे उन्हें अगले टेस्ट के लिए, जिसमें आई साइट होगी, वजन होगा, कद छाती होगी, उसके लिए बुला लिया जाएगा। वीवर्स, इस वीडियो के एंड पर मैं आपके साथ लाखों की बात फ्री में डिस्कस करने लगा हूं। ये हंसने वाली बात नहीं है, ना ही कोई लतीफा है, और ये हकीकत है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट बात है। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो रोल नंबर स्लिप है आपकी रिटन टेस्ट की, चाहे वो फिजिकल टेस्ट की है, या चाहे वो आपके इंटरव्यू की है, ये तमाम स्लिप्स आपने अपने पास संभाल कर रखनी है जब तक आप रेस्क्यू 1122 को ज्वाइन नहीं कर लेते। आपकी रोल नंबर स्लिप जो रिटन टेस्ट की थी, फिजिकल टेस्ट की या इंटरव्यू की, ये तमाम आपके पास हो। और इसके अलावा जो भी कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है, जो भी कोई आपके पास प्रूफ है कि आप रेस्क्यू 1122 के रिटन में शामिल हुए हैं, फिजिकल में शामिल हुए हैं या इंटरव्यू में शामिल हुए हैं, ऐसे तमाम डॉक्यूमेंट्स अपने पास संभाल कर रखें जब तक आप रेस्क्यू 1122 को ज्वाइन नहीं कर पाते। चाहे रिटन टेस्ट की रोल नंबर स्लिप है, चाहे फिजिकल टेस्ट की रोल नंबर स्लिप है, या चाहे इंटरव्यू की रोल नंबर स्लिप है, ये तमाम स्लिप्स आपने अपने पास संभाल कर रखनी है। इसके अलावा अगर आपके पास किसी किस्म का फिजिकल का भी कोई प्रूफ है, अगर आपको कोई तहरीरी शक्ल में दिया जाए तो वो भी अपने पास संभाल कर रखें जब तक आप रेस्क्यू 1122 को ज्वाइन नहीं कर लेते, जब तक आप ज्वाइनिंग नहीं दे देते। किसी भी स्टेप पर ये आपके काम आ सकती हैं। अल्लाह ना करे आपके साथ किसी किस्म का कोई ज्वाइनिंग में कोई हादसा पेश आए, किसी किस्म का कोई इशू बने, तब ये डॉक्यूमेंट्स आपके काम आएंगे। वीवर्स, इसके साथ ही हमें इजाजत दें। पूरी कोशिश की है कि एक एक पॉइंट को मुकम्मल डिटेल के साथ, वजाहत के साथ आपके साथ डिस्कस करें, ताकि आने वाला फिजिकल टेस्ट जो है उसे आप आसानी से पास कर सकें। फिर भी किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स में कमेंट कर सकते हैं, हम फौरी तौर पर आपका जवाब देंगे। अगर आपने अभी तक हमारा ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाले तमाम रेस्क्यू 1122 के हलशुदा पेपर्स का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त सबसे पहले मिल सके। अल्लाह हाफिज।